कुछ वैसा खाना खा रही हैं सूखा जैसे होता है या शोरबे वाला, आप उसके साथ इसको ले सकती हैं। अच्छा, जैसे आप इसको एज ए पिकल्स होते हैं जैसे वो होते हैं या मुरब्बा होता है, उस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके। फिर हम लेंगे रेड कलर की शिमला मिर्च, इसको भी इसी तरह से बारीक बारीक काटेंगे। जो दोनों शिमला मिर्च हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारीक बारीक हम स्लाइसेस काट लेंगे। बहुत ही कलरफुल बन के आने वाला है ये। इसमें जनरली अगर हम शिमला मिर्च क्या फ्लेवर देता है इसमें सायरा जी? शिमला मिर्च जो है वो हम कलर के लिए डाल रहे हैं कि ताकि कलर जो है इसका वो देखने में अच्छा लगे। अच्छा, इसलिए हमें ज्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ हमें कलर्स के लिए डालने हैं। आम जो है हमने इसीलिए ज्यादा लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप चाहें तो इसको बनाकर जो है आप किसी भी जार में रखकर फ्रीज कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है। तो स्टोर भी किया जा सकता है। कितने दिन तक लगभग? आप 1 वीक तक आप इसको अच्छा रख सकते हैं। उसका क्या तरीका आपने बताया? अब जैसे अभी मैंने बताया कि ये सब मिक्स करके हम किसी भी जार में उसको रख कर और फ्रिज में रख दें। अच्छा, इसी तरह से। ओके। काला नमक डाल दिया हमने, ये भी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट जी। और फिर बादाम, ये बादाम हमें उतने ही लेने जितना हमने आम लिया। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी बादाम और आम की जी दोनों की बराबर क्वांटिटी। ठीक है। फिर हम इसको मिक्स करके और सरसों के बीज से जो है हम इसको बघार लगाएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है बादाम का तेल। ठीक है। बादाम का तेल आसानी से मार्केट में मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है। तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। बादाम का तेल हमें बहुत मामूली सा लेना जी। अब हम लेंगे सरसों के बीज। ठीक है, तेल गरम हो चुका है शायद। इसमें हम सरसों के बीज अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप मुझे 1 स्पून और दे दीजिए। देखिए फ्राई हो गए। अब हम इनको अपने सैलेड में डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको साथ के साथ यूज कर सकती हैं खाने में, और चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर स्टोर कर सकते हैं। जी। तो अब मैं इसको सर्व करती हूँ जी। सर्व करने के लिए हम लेंगे एक सर्विंग प्लेट। देखिए काफी कलरफुल लग रहा है जी। सायरा जी, जो लोग आम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो कोई और भी फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे पपीता या कोई और? नहीं, पपीते को हम स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप आम की जगह एप्पल जैसे होता है सेब, आप वो ले सकती हो से, या कच्चा आम ले सकती हैं आप। अच्छा जी। ठीक। फिर हम थोड़ा सा ले लेंगे इसको गार्निश करने के लिए। तो नाजरीन, बनकर तैयार है आम काली मिर्च का बादामी सैलेड। शुक्रिया सायरा जी, शुक्रिया।
तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये मजेदार सैलेड बनकर तैयार है। अगर आप भी इसे घर पर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कर लीजिए। आम काली मिर्च वाला बादाम सैलेड बनाने के लिए चाहिए लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, आम, राई, तेल, नमक, काली मिर्च, बादाम, गाजर, दही, हल्दी पाउडर और तेल। आम काली मिर्च बादाम सैलेड बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल ले, उसमें कटे हुए आम के टुकड़े, शिमला मिर्च, काली मिर्च पाउडर, काला नमक और बादाम डालकर मिक्स करें। फिर एक पैन में तेल और सरसों के बीज डालकर सैलेड में छोंक लगाकर एक सर्विंग प्लेट में निकालकर सर्व करें। नाजरीन, अक्सर रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शो पर हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। दोस्तों, आप निराश मत होइए, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको अपनी रेसिपीज हमें भेजनी होंगी। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। इसी के साथ मुझे यानी सरवत जहरा को दीजिए इजाजत। अगली बार नई रेसिपी के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने फिर जताई पार्टी से नाराजगी। पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किए जाने का इम्कान। जस्टिस स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉ एंट्री की जिनसे हिरासनी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और साबिक जज को जारी किया नोटिस। मायावती ने बीजेपी पर लगाया इल्जाम। कहा 2003 में कौमी सतह पर इत्तेहाद कायम करने के लिए CBI का किया था गलत इस्तेमाल। राहुल की वजारत उज़्मा के लिए टल सकती है उम्मीदवारी। जराए का इंकशाफ। और इसराइली वजीर दिफा जॉन केरी को जुनूनी कहकर फंसे अमेरिका। इसराइली वजीर के बयान पर बरहम। और खबरें तफसील से। आम आदमी पार्टी में एक बार फिर बगावत के आसार नुमाया हो गए हैं। पार्टी के रुकन असेंबली विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी से नाराजगी जताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल हुकूमत अपने वादों को वफा करने में नाकाम हो गई है। इस सिलसिले में विनोद कुमार बिन्नी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले हैं। विषय नाराजगी का नहीं है, विषय है मुद्दों का। जिस मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके कथनी और करनी में फर्क आ गया, इफ एंड बट आ गया। उसके लिए हम कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कौन महत्वाकांक्षी है, कौन महत्वाकांक्षी नहीं है। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, तो उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि बिन्नी ने पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग में उन्हें दरपेश मसाइल क्यों नहीं उठाए। केजरीवाल ने कहा कि बिन्नी अरकान असेंबली की मीटिंग में खामोश रहे। विनोद कुमार बिन्नी के बागियाना तेवर को देखते हुए पार्टी उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। तो अब कल शाम को मैंने, आप लोगों को पता है, सारे कैंडिडेट्स की मीटिंग ली थी और उनसे पूछा था भी किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उनको लिखा गया था। वहां भी उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। भाई अगर मुद्दे थे तो वहां पे उनको बोलना चाहिए था सबके सामने। आप लोगों को पता है कल कड़कड़डुमा में वहां पे सारे 70 के 70 कैंडिडेट्स के विधायकों की भी और दूसरे हारे हुए कैंडिडेट सबकी मीटिंग ली थी। भाई किस किस के एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम है सारी, वहां उन्होंने एक लाइन नहीं बोली। अब अगर वो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं, अगर उन मुद्दों में कोई वो है, हम जरूर मुद्दों को सॉल्व करेंगे। मुद्दों के लिए तो हम आए हैं। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत से मुताल्लिक तबसरा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत खुद ही अपने बोझ से गिर जाएगी। बीजेपी लीडर वीके मल्होत्रा का कहना है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जो गैर मुनासिब हैं। सारी बातें लगातार एक के बाद होती जा रही हैं। एकदम से ऐसा हजारों आदमी इकट्ठे कर लिए कि आ जाओ, सारे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स को ये कह दिया कि आपको परमानेंट कर देंगे। एक भी बात कर नहीं पा रहे हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं और देश की जनता को धोखा देने की बात कर रहे हैं। तो इस सबको देखा जाए तो ये तो अपने ही बोझ से गिरने वाली पार्टी है। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिस पार्टी को सबसे भ्रष्ट कहा, जिस पार्टी को पूरी तरह से मुकाबला करके चुनाव में आए, उसी पार्टी का सहयोग लेकर और उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके ये चुनाव चला रहे हैं, ये तो एक तरह का विश्वासघात है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ जिनसी छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा की अर्जी पर मरकजी हुकूमत और स्वतंत्र कुमार को नोटिस जारी किया है। मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने अदालत से अदालती इदारों में जिनसी हिरासानी की शिकायत के इजाले के लिए मैकेनिज्म कायम करने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वह साबिक लॉ इंटर्न के जरिए जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर लगाए गए इल्जामात पर कोई इजहार राय नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि साबिक लॉ इंटर्न ने इस मामले की शिकायत इतनी ताखीर से क्यों की। मामले की अगली समाअत 14 फरवरी को होगी। उधर साबिक जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट से रुजू किया है। अपने वकील मनिंदर सिंह के जरिए दाखिल अर्जी में स्वतंत्र कुमार ने हर्जाने का मुतालबा करते हुए मीडिया को इस मामले को उछालने से रोकने की दरख्वास्त भी की है। पिटीशन फाइल की गई थी, उसमें आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस इशू किए हैं सारे रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 फॉर्मर जस्टिस स्वतंत्र कुमार, रिस्पोंडेंट नंबर 3 यूनियन ऑफ इंडिया। Notice has also been issued to the Attorney General, and the Union of India has accepted notice through the Solicitor General. इसमें आज जब बहस हुई, मिस्टर हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने जब अपनी बात रखी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो एक विशेष उन्होंने ध्यान हमारा एक प्रेयर पर लिया कि जो प्रेयर है कि आज की तारीख में और जिस समय ये इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एलेज किए जा रहे हैं 2011 में, तब और आज भी एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जिसके थ्रू कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बाय अगेंस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कोई रिड्रेस मैकेनिज्म नहीं है। ये जो प्रेयर दी गई है इस पे सुनवाई करनी चाहिए, उसके लिए नोटिस इशू किया गया है। कोयला ब्लॉक घोटाला मामले के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकता है। समझा जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस सिलसिले में दर्ज मामलों के तनाजुर में आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता बरस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कहा था कि वो एक अर्जदाश्त पर अपना जवाब दाखिल करे।
अर्जी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मुलजमीन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करने और कार्रवाई करने की हिदायत देने की मांग की गई थी। माहीगीरों की हलाकत के मामले में अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। अतालवी हुकूमत ने मुकदमे की कार्रवाई में ताखीर का हवाला देते हुए मरीन को इल्जामात से बरी करने की दरख्वास्त की है। अतालवी हुकूमत की जानिब से पेश अर्जी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के 1 बरस बाद भी इस मामले में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई है। अतालवी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को इस मामले में कार्रवाई में तेजी लाने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर पीर को समाअत होगी। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज लोकसभा में एक मेगा रैली से खिताब किया। मायावती ने सावधान रैली से खिताब के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों पर निशाना साधा। माया ने कहा कि चूंकि वो दलित हैं, लिहाजा सभी पार्टियां उनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाती हैं। मायावती ने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी पर दबाव बनाने के लिए 2003 में सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया था। मैं हिम्मत और हौसले के साथ तो जो हमने सोचा नहीं था कि ये सारी विरोधी पार्टियां जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ेंगे बीएसपी के खिलाफ, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन इसका कारण क्या था कि बीएसपी को जो लीड कर रही है वो एक दलित वर्ग की लड़की है। तो मायावती की जगह बीएसपी में किसी और जाति का होता, उसको ये पार्टियां बर्दाश्त कर लेती, लेकिन दलित वर्ग की लड़की को ये कतई बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और सीबीआई का दुरुपयोग किया। आप लोगों को मालूम है कि ताज प्रकरण मामले में आय से अधिक संपत्ति का जबरन गलत मामला मेरे खिलाफ बनाकर और मुझे कई साल तक परेशान किया, लेकिन मैं झुकी नहीं। मैंने ये तहिया किया था कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का दुरुपयोग करके मुझे पूरी जिंदगी भर भी जेल में भेज दे तो भी मैं अपनी मूवमेंट का सौदा सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में नहीं कर। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी का कहना है कि मुल्क के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर से एतमाद उठ गया है और एतमाद बहाली के लिए मुल्क को एक मजबूत क़यादत की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में फिकी के इजलास से खिताब के दौरान ये बात कही। आज बारीकी से हर चीज का डिसेक्शन करता है और हम इतना दूध से जले हुए हैं कि अब छाछ भी फूंक फूंक पर पीने की आवश्यकता है, वरना फिर हम उलझ जाएंगे। और इसलिए पूरे देश में एक विश्वास का माहौल, एक भरोसा का माहौल, ये बहुत आवश्यक है। कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी की वज़ारत-ए-उज़्मा की उम्मीदवारी के सिलसिले में एक अहम इंकशाफ हुआ है। जराए की अगर माने तो राहुल गांधी की वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवारी को टाला जा सकता है। इस सिलसिले में जराए का कहना है कि फिलहाल राहुल गांधी की उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया जाएगा। ताहम CWC की मीटिंग में राहुल की क़यादत में इंतखाबात लड़ने के ताल्लुक से तजवीज पेश की जाएगी। काबिल गौर है कि 17 जनवरी को कांग्रेस का कुल हिंद इजलास होने जा रहा है और जराए की यह खबर ऐसे वक्त आई है जब राहुल ने कल ही कहा है कि उन्हें पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। दिल्ली में एक गैर मुल्की खातून के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब रात डेनमार्क की एक 51 साला खातून की इज्तिमाई इस्मतरेजी की गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस जराये के मुताबिक इस मामले में पूछताछ के लिए कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि यह वाकया उस वक्त पेश आया जब गैर मुल्की खातून कनाट प्लेस से पहाड़गंज में वाक़ अपने होटल लौट रही थी। जराये के मुताबिक गैर मुल्की खातून ने मेडिकल जांच से इनकार कर दिया है और वतन वापसी की ख्वाहिश जाहिर की है। कौमी खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन ममता शर्मा का कहना है कि गैर मुल्की खवातीन की इस्मतदरी से बैरून मुल्कों में मुल्क की बदनामी हो रही है। ये कहूंगी कि हमारे यहाँ जो फॉरेन लेडीज के साथ रेप होता है, हालांकि असमत दोनों की बराबर
चाहे वो हमारे हिंदुस्तान की हो चाहे वहां की हो, लेकिन इसका एक जो मैसेज जा रहा है, हमारे देश को भारी नुकसान हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने जिस्म फरोशी के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। छापामारी के दौरान पुलिस ने 6 लड़कियों को हिरासत में भी लिया है। मॅडम इथे घ्या. हा इथे आतमध्ये इथे घ्या. इथं आत खुशी आले तर तुम्ही परमिशन के आधार पर रेड अरेंज किया और लोगों के साथ रेड करके वहां पर जो धंधा चला रहा था वो हरिशंकर मूलचंद महातो, इसको हमने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 6 लड़कियां जो कि दिल्ली की 2 है, कलकत्ता की 2 है, लखनऊ की और पुणे की एक है, ऐसे लड़कियों को वहां से छुड़ाया गया है। कोरेवापार पुलिस स्टेशन में हरिशंकर महातो और अलग एक आदमी के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर करके बीजेपी हाईकमान ने जम्मू कश्मीर असेंबली के 5 एमएलएज की पार्टी रुकनीयत बहाल करने का फैसला किया है। ताहम चमनलाल गुप्ता और जगदीश सपोलिया पर हाईकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। एमएलसी इंतखाबात के दौरान क्रॉस वोटिंग मामले पर बीजेपी ने 7 एमएलएज को पार्टी की रुकनीयत से खारिज कर दिया था। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आंदा लोकसभा इंतखाबात में रास्त मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान होगा। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस हाशिए से बाहर हो गई है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से पुरुमीद नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि अब कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, इसलिए आने वाले इंतखाबात में रास्त मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान होगा। देश का आने वाला लोकसभा का चुनाव इस बार सीधे सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में लड़ा जाएगा। कांग्रेस कहीं पिक्चर में नहीं है, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। देश के सामने अब चॉइस है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार कभी कोई मुद्दा ही नहीं रहा है, उसमें येडियुरप्पा भी है, उसमें निशंक भी है, उसमें कई सारे और मंत्री हैं अलग अलग राज्यों में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। तो वो बीजेपी एक तरह से कांग्रेस का ही एक दूसरा वो है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इस देश के अंदर एक नई राजनीति की बात कर रही है, एक ईमानदार राजनीति की, सच्ची राजनीति की बात कर रही है। तो इस बार चुनाव जो है वो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ा जाएगा। दूसरी जानिब कांग्रेस ने केजरीवाल के बयान को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना है कि असेंबली और लोकसभा इंतखाबात की नौइयत अलग अलग होती है। लोकसभा दिल्ली नहीं है, विधानसभा और लोकसभा में बहुत फर्क होता है। लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, यूपीए 3 बनाएगी,
जो नेता जो कहना चाहता, जो बोलना चाहता है, वो बोल सकता है। काबिले गौर बात है कि दिल्ली असेंबली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बाहर से तायद कर रही है। दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के 28 और कांग्रेस के 8 अरकान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर विनय कटियार का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान खामोश इत्तेहाद है। कुछ नहीं, उनको बड़ी गलतफहमी है। और क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के अंदर ही केवल मीडिया का शो हो रहा है, मीडिया वालों को भी भारतीय जनता पार्टी 3-3 सरकारें बनी और इनसे केजरीवाल से भी सादे जीवन में रहने वाले हमारे कई मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस और आप ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये हम पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं और ये बात विदित हो गई है, साबित हो गई। जिस प्रकार से कांग्रेस ने समर्थन दिया है उसलिए लगता है कि आप और कांग्रेस ये दोनों मिली भगत से इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। सर, बायां महाज के लीडर अतुल अंजान ने केजरीवाल के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अतुल अंजान का कहना है कि आइंदा इंतखाबात में मुकाबला कई रुखी होगा। परिवर्तन की एक ख्वाहिश बहुत तेजी से है। महंगाई, भ्रष्टाचार, भारत की आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शैक्षिक नीति ने सबको परेशान किया है। विदेश नीति ने हमारे दोस्तों को दुश्मनों में बदल दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के विरुद्ध और यूपीए के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लेकिन यह कह देना कि अब वो साफ है, मैं नहीं मानता। आज भी 12 राज्यों में उसकी सरकार है। निश्चित रूप से कांग्रेस, बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, उस नीति से देश को बहुत नुकसान है। उसके विरुद्ध लड़ने की जरूरत है और उसके लिए सिर्फ एक ही पार्टी आ गई ऐसा मैं नहीं मानता। बहुत ही त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय संघर्ष होगा। क्षेत्रीय दल भी मौजूद है। एसआईटी ने मुजफ्फरनगर फसाद के मौके पर हुए इज्तिमाई इस्मत रेजी के मामले में 27 में से 22 मुलजमीन की शनाख्त की है। इज्तिमाई इस्मत रेजी का वाकया मुजफ्फरनगर के भुगना गांव में पेश आया था। एसआईटी ने इन मुलजमीन को पकड़ने की पुलिस को हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कुछ खवातीन ने मुजफ्फरनगर फसाद के दौरान उनकी इज्तिमाई इस्मत रेजी से मुताल्लिक शिकायत दर्ज कराई थी। इन खवातीन ने पुलिस में यह भी शिकायत दर्ज कराई थी कि फसादियों ने उनके घरों को नजर आतिश किया था। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव से मुलाकात करके फसाद मुतासरीन की राहत रसानी के लिए किए गए कामों की सताइश की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने फसाद के लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। मौलाना ने फसाद मुतासरीन का दिल दुखाने वाले बयानों की भी मजम्मत की। उनके साथ आए फसाद मुतासरीन और कैंप मुंतजमीन भी सरकार की तारीफ करते नजर आए। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव भी मौजूद थे। मौलाना से क्लीन चिट मिलने के बाद वो भी खुश नजर आ रहे थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है, इस तरीके का काम इससे पहले फसादात के अंदर फसाद में दुखी लोगों के साथ इतनी मदद नहीं की गई है। तो कोई कहे न कहे, ये तो एक खुली हुई बात है जिसको लोग देखते हैं और जानते हैं। हम तो सियासत की बात है, मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फसाद हुआ है और फसाद करने के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन शरीक रहा है। ये तो एक खुली हुई बात है। अगर ये बात एडमिनिस्ट्रेशन न शरीक होता तो ये जो कालख लगी है गवर्नमेंट के ऊपर, ये न लग पाती। रह गया सियासी लोग क्या कर रहे हैं, तो सियासी लोग तो अपना हर जगह अपनी सियासत को देख करके काम कर। मैं ये समझता हूं कि लोगों को, पीड़ित लोगों की मदद करनी चाहिए। पीड़ित लोगों के जख्म के ऊपर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो अपनी जगह के ऊपर एक खुली हुई। हमारे यहाँ जो शिविर चल रहे थे, 4 बजे तक मेरे शिविर चलाए हैं वो। जी 4 महीने मैंने चलाए हैं वो, उस जिम्मेदार मैं था। उसके यहाँ जो बिल्डोजर बताया, मीडिया ने बिल्डोजर चलाए, वहाँ बिल्डोजर कोई नहीं चला था। मिट्टी उठवाई थी मैंने, मिट्टी 5 लाख की मिट्टी डलवाई थी मैंने वहाँ। वो डीएम के कहने से मैंने मिट्टी उठवाई थी वहाँ पर। और हमारे डीएम साहब और एडीएम साहब त्रिपाठी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, पीड़ितों के लिए बहुत काम किया है। जो पीड़ित 9 गांव ले गए थे, उनके कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है, थोड़े बहुत रह रहे हैं। उनके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उन्होंने कह दिया जो कुछ लोग रह रहे हैं उनको भी दिवा दिया जाएगा, दोबारा सर्वे हो जाएगा। और एक लिसाड़ का हसनपुर मजरा गांव है, वो
मुख्यमंत्री जी ने 27 तारीख में भी कह दिया था डीएम को, उसके बाद भी वो डीएम शामली जो है उसे कर नहीं रहा। पता नहीं क्या वजह है, वो डीएम क्यों नहीं कर रहा। इन बेचारों को सबसे ज्यादा समस्या शामली जिले की है। डीएम एडीएम इन्हें परेशान कर रहा है, वो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया इन्हें पीड़ित लोगों को।